दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। पूरे चौक के घरों के बाहर रातों में अलाव जलना काफी मामूली सी बात हो गई थी। सभी शॉल, स्वेटर, मफलर और कान टोपियों को पहनकर गर्म कपड़ों में रहते। कविता जी के बेटे सागर की हाल में ही नई नई शादी हुई थी और बहू का नाम होता है माया। माया रूप, रंग और चाल चलन में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घरवाले देखते हैं बहू तो ठंड में भी हर 1 घंटे बाद आइसक्रीम पे आइसक्रीम गटके जा रही है। आय हाय, आय हाय, आइसक्रीम! ये ठंड का मौसम और ये बर्फीली हवाएं, और क्या चाहिए लाइफ में। तभी वहां ससुर ब्रिजेश आते हैं। अरे माया बहू, यहाँ हम सबकी ठंड में कुल्फी जमी हुई है और तुम यहाँ पर ये अंग्रेजी कुल्फी यानी कि आइसक्रीम खा रही हो। अरे दांत सुन्न पड़ जाएंगे। हिम्मत तो देखो इस लड़की की है। अरे माया बहू, तू क्या बौर आ गई है? इतनी ठंड में भी कोई ठंडी चीज खाया जाता है क्या? अरे ऐसे मौसम में बेहिसाब आइसक्रीम खाएगी तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। कल मुही कहीं की। सागर बेटवा, जरा समझा अपनी धर्म पत्नी को। हाँ माया, व्हाट इज दिस? सुबह से तुमने 5 आइसक्रीम के फैमिली पैक वाले डिब्बे खत्म कर दिए हैं। अभी तक तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे। सागर, माँ जी, पापा जी, भगवान ने मुझे आप सबसे अलग और हट के बनाया है। बोलो तो #यूनिक। और इसीलिए आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है, और विंटर सीजन में तो और भी ज्यादा। आहा, आइसक्रीम! आई लव यू माय डियर क्यूट आइसक्रीम। माया के ये बर्ताव को देखकर सागर, कविता और ब्रिजेश अपना सर पकड़ लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन माया आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो दिन ब दिन हाथ में आइसक्रीम पकड़े ही सबके सामने चट कर जाया करती थी। वो दिन भर पानी की तरह आइसक्रीम खाती है। रात में डिनर के समय जब सभी डाइनिंग टेबल पर एकत्रित होते हैं, तभी तीनों भी खाना खाते हैं, लेकिन माया तो तरह तरह की आइसक्रीम खाने लग जाती है। कितनी यम्मी है ये आइसक्रीम! बटरस्कॉच! बटरस्कॉच फ्लेवर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तुम्हें पता है सागर, बाजार में एक नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई है जिसमें गुलाब जामुन भी मिक्स्ड है। कितना अमेजिंग कॉम्बो है ना। मैं तो उस आइसक्रीम को ना मतलब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अरे पागल, एकदम पगला गई है क्या करमजनी? इतनी मात्रा में आइसक्रीम खाएगी तो पूरी आइसक्रीम फेफड़ों में जम जाएगी, बेवकूफ कहीं की। और नहीं तो क्या, तुम्हारी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाएगी। क्या तुम वही चाहती हो क्या? माया, अब तो हमारी बात मान लो। लोग ठंड के मौसम में अक्सर गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं, पर तुम्हारे दांत पता नहीं कौन से लोखंड से बने हुए हैं जो तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता, उल्टा मजा आता है। और आइसक्रीम की जगह अगर कोई हेल्दी आइटम होता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आइसक्रीम आइसक्रीम कितनी अनहेल्दी होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या माया? ओफो सागर, आइसक्रीम में दूध, अंडे, मक्खन होते हैं, और मैं तो ज्यादातर फ्रूट्स वाली आइसक्रीम ही खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, गुआवा, चीकू और बहुत सारे फलों की आइसक्रीम। वो सब तो न्यूट्रिशियस ही होते हैं ना, उनमें क्या बुराई है? बोलो बोलो। माया के इस अजीबो गरीब नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने की आदत से अब घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कविता को लगता है कि ब्रिजेश जी सुनिए, मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि माया बहू के अंदर किसी आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। अरे एक इंसान इतनी कपकपाती हुई ठंड में ऐसे बिना रुके आइसक्रीम पे आइसक्रीम कैसे खा सकता है? देखिए, हो न हो यही माजरा है। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। हाँ कविता, तुम एकदम सही कह रही हो। रुको, नटवरलाल की पहचान का एक भूत और चुड़ैलों को भगाने वाला तांत्रिक है, उससे फोन मिलाता हूँ अभी। ब्रिजेश उसकी बात मान लेता है और अपने दोस्त नटवरलाल के पहचान के तांत्रिक को बुलाता है और माया को बांधकर उस पर झाड़ फूंक करते हुए कहता है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ए दुष्ट आइसक्रीम खाने वाली चुड़ैल, निकल जा मेरी मासूम सी बच्ची के शरीर से। इसे मार डालना चाहती है क्या?
आइसक्रीम खा खा कर। निकल जा इसके शरीर से बुरी चुड़ैल। अब मुझे छोड़िए माँ जी। पापा जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? मेरे अंदर किसी चुड़ैल ने प्रवेश नहीं किया है। मुझे खुद ही आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। अब प्लीज मुझे छोड़िए। डरो मत माया बिटिया, आज तो मैं तुम्हें उस आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, वरना यूं ही तुम्हारे शरीर में रहकर वो आइसक्रीम खाती रहेगी और तुम्हें मार डालेगी। हाँ माया बहू, तू बस शांत रहे और तांत्रिक बाबा जो जो कह रहे हैं उसे सुन ठीक से। हाँ माँ जी, मैं कह रही हूँ ना कि मुझ में किसी चुड़ैल का वास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बहरी या अक्ल से अंधी हो गई है क्या आप? तभी वहां पर सागर आता है और माया को यूं देखकर घबरा जाता है। वो फौरन माया को रस्सी से छुड़ाता है, उसके हाथ खोलता है और उसे अपने गले से लगाता है। माँ, पापा, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? माना कि माया आइसक्रीम के पीछे पागल है, लेकिन इस बात को भी आप लोगों ने अपने अंधविश्वास से जोड़ दिया। मतलब हद होती है। सागर उस तांत्रिक को भगा देता है। दिन ब दिन ठंड और भी ज्यादा होने लगती है, पर फिर भी माया आइसक्रीम खाने की अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आती है। इन सब से तंग आकर कविता, ब्रिजेश और सागर फ्रिज को ही बेचने का फैसला ले लेते हैं। और जब माया बाजार से ढेर सारी आइसक्रीम लाती है, तभी फ्रिज को गायब देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? फ्रिज कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी फ्रिज। हमने फ्रिज बेच दिया क्योंकि तुम ऐसे तो हमारी बात मान नहीं रही। इसलिए अब जब आइसक्रीम की जड़ यानी कि फ्रिज नहीं रहेगा, तब तो तुम अपने आप अपनी आइसक्रीम खाने की आदत से छुटकारा पालोगी। देखना तुम। हाँ माया बहू, किसी भी चीज को खाने की या करने की एक हद होती है। हद से बढ़कर करोगी तो नतीजा बुरा होगा। ये सब देखकर और सुनकर माया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। आप सबने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। पाप किया है आप सबने, पाप। आप लोगों को क्या लगा फ्रिज को हटा देंगे तो ये रोनी सूरत बनाकर चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाएगी? तो कान खोल के सुन लीजिए आप तीनों। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और वो भी ज्यादा खाऊंगी, घर में नहीं तो बाहर जाकर, लेकिन मैं तो खाऊंगी ही। और हाँ, मैं चाहे एक आइसक्रीम खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, ठंड में खाऊं, गर्मी में खाऊं, बरसात में खाऊं, घर में खाऊं, बाहर खाऊं, जितनी चाहे जहां खाऊं, आपको क्या? एटीट्यूड दिखाकर माया वहां से चली जाती है और अब वो बाहर जाकर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने लगती है। हेलो, मुझे 2 बिग स्कूप्स बटर स्कॉच, 3 मैंगो फ्लेवर, 2 चॉकलेट, 2 वनीला और हाँ 4 कप्स वो नई गुलाब जामुन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। हाँ, मैं टेबल नंबर 3 पर बैठी हूँ। ऑर्डर 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर की कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म हो चुका है। मुझे फटाफट से ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे दो। अरे वाह वाह। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप हमारे यहाँ आई। ठंड के मौसम में तो हमारा बिजनेस पूरा ठप पड़ चुका है, लेकिन इस दुनिया में इतनी भयंकर ठंड में भी आइसक्रीम के फैंस होते हैं। ये हमें आज पता चला। आप बैठिए, हम अभी आपका ऑर्डर सर्व करते हैं। माया एक ही बार में ढेर सारी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम्स को खा जाती है और तब जाकर उसे राहत मिलती है। एक तरफ जहां लोग ठंड से बचने के लिए चाय के स्टॉल्स पर जाकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, तो वहीं माया मैडम खुलेआम चौक में दोनों हाथ में आइसक्रीम पकड़कर खाते हुए जाती है। ये सब देखकर सभी आसपास वाले भौचक्का रह जाते हैं। एक दिन माया की तबीयत इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर ही पकड़ लेती है। उसे गंभीर सर्दी जुकाम हो जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। आइसक्रीम को नॉन स्टॉप कंज्यूम करने के कारण इनकी बॉडी का फैट और शुगर बढ़ चुका है, और तो और इन्हें बहुत सर्दी जुकाम भी हुआ है। ये मैंने कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं, इन्हें लीजिए और प्लीज अब आइसक्रीम को खाना बंद कर दीजिए। हाँ डॉक्टर जी, मैं बौरा गई थी, जो सबकी बात नहीं सुन रही थी। आज मुझे समझ आ गया कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाओगे तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। मैं वादा करती हूँ अपने आप से और पूरे परिवार से कि मैं आज के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी।
और इस तरह उस दिन के बाद माया ने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई और वो जब जब आइसक्रीम को देखती तब तब उसे अपने भयानक सर्दी जुकाम वाले दिन याद आ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी फूड आइटम का हद से ज्यादा सेवन करना गलत बात है, क्योंकि वो हमेशा नुकसानदायक ही साबित होता है। सूरजपुर नामक एक गांव में प्रमोद अपनी मां सुरेखा, पिता उदय और नाना जी कांतिलाल के साथ रहता है। प्रमोद कॉलेज में पढ़ने जाया करता है। वहीं गांव में उसके माता पिता का ढाबा होता है, जहां सुरेखा और उदय दोनों अपने हाथ का बना स्वादिष्ट और लजीज खाना बेचा करते हैं। सुरेखा, ये लो, जल्दी से ये पापड़ तल दो और 4 ग्लास मसाला छाछ बना दो। तब तक मैं चुकंदर के पराठे तैयार करता हूँ, टेबल नंबर 3 के लिए। ठीक है प्रमोद के पापा। उदय और सुरेखा 50 से ऊपर होने के बावजूद भी काम में काफी फुर्तीले होते हैं। दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला होता है और इसी के साथ अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। अरे वाह 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 उदय भाई साहब, वाह! तुम्हारे ढाबे के ये गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। इस ठंड में तुम्हारे ढाबे में आराम से बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, उदय भाई और सुरेखा भाभी के ढाबे की तो बात ही निराली है। गांव में इकलौता ऐसा ढाबा है ये जहां के खाने का स्वाद एकदम घर के खाने के जैसा आता है। ना कोई मिलावट, ना कोई कुछ, सिर्फ प्यार रहता है इनके खाने में, है ना? धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। ग्राहक जब जब उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं वो उनकी तारीफें करते नहीं थकते हैं और हर किसी का दिल खुश हो ही जाता है। प्रमोद कॉलेज से आकर अपने माता पिता का ढाबे पर हाथ बटाता है। पापा, माँ, आप दोनों अब थोड़ी देर आराम कीजिए। मैं आ गया हूं ना, मैं काम कर देता हूँ। जाइए, थोड़ी देर हीटर के पास बैठ जाइए। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कहीं आप दोनों बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बेटा, सच में हमारा प्रमोद बहुत समझदार और गुणी है। भगवान सभी को प्रमोद जैसा ही बेटा दे। हाँ सुरेखा। अच्छा प्रमोद बेटा, तुमने घर का हीटर तो ठीक कराया है ना? वो पुराना वाला, नाना जी को कहीं ठंड न लग जाए। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वो पुराना वाला हीटर ठीक करा दिया है और नाना जी के लिए नए स्वेटर और मफलर भी ला दिए हैं। हाँ चलो ठीक है, बहुत खूब बेटा। उदय का बड़ा भाई प्रताप और उसकी बीवी मेनका भी उसी गांव में रहते हैं। उन्हें उदय की तरक्की से खूब जलन होती है। वो दोनों उन लोगों से जरा भी बात नहीं करते हैं। देख लिया जी आपने, कैसे खुशियां मना रहे हैं वो लोग। ऊपर से वो उदय और उसका बेटा प्रमोद, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है उनका। मुझे तो कुछ सहा नहीं जा रहा है। मुझे भी नहीं मेनका, हमारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। हमारा बेटा बिगड़कर भाग चुका है हमें छोड़कर, और मेरे छोटे भाई के जीवन में इतनी सारी खुशियां हैं। ये नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब उदय के जीवन में दुखों के काले बादल मैं लाऊंगा। प्रताप और मेनका दोनों उदय के एक्सीडेंट की योजना बनाते हैं और प्रताप मौका ढूंढते ही जब एक दिन उदय को अकेला सड़क से जाते हुए देखता है, वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी से ठोक कर चला जाता है, जिसके चलते उदय को गंभीर चोट आ जाती है और वो एक पैर से अपाहिज हो जाता है। पैसों की कमी के चलते हॉस्पिटल बिल भरने के लिए उन्हें अपना ढाबा तक बेचना पड़ता है। पापा, पापा, अब आप कैसे हो? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं प्रमोद बेटा, मैं अब ठीक हूं। अब तो बस इस व्हील चेयर पर ही जीवन गुजारना है। ढाबा था वो भी चला गया, पता नहीं अब क्या होगा। नहीं पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आप पैर से अपाहिज हुए हैं, हाथों से नहीं। अभी भी घर बैठे आप और माँ दोनों साथ मिलकर वही बढ़िया खाना बना सकते हो और हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन कैसे प्रमोद बेटा? नाना जी की पुरानी साइकिल है ना, मैं उस पर सारा खाना रखूंगा और गली गली जाकर खाना बेचूंगा। हाँ सुरेखा बिटिया, दामाद जी, मुन्ना एकदम सही कहत रही। इतनी ठंड माँ कौन ढाबे पर आएगा भी नहीं। उसे बेहतरी ही है कि मुन्ना सबका घर में जा जा कर खाना बेचेगा।
एक एकदम सही चुनाव सुझाव है मुन्ना का। हमारा आशीर्वाद तुहार साथ ही है। जा बेटवा, खूब तरक्की कर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, लेकिन ठंड में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है बेटा। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपका बेटा आपके जैसा ही ताकतवर है। उदय और सुरेखा दोनों मियाँ बीवी घर पर स्वादिष्ट खाना बनाया करते हैं और उसी खाने को प्रमोद साइकिल पर रखकर बेचने जाया करता है। इस तरह वो दिन रात बहुत कमाने लगता है। प्रमोद पढ़ाई और काम दोनों को बखूबी संभालने लगता है। अरे वाह वाह प्रमोद बेटा, तुम अपने पापा की इस प्रकार मदद कर रहे हो, ये देखकर सच में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अपने पापा का ध्यान रखना और जल्दी उन्हें ठीक करके देना बेटा। जी काका जी। प्रमोद साइकिल पर खाना बेचते हुए भी बहुत प्रगति करने लगता है और अब धीरे धीरे उनके परिवार में खुशियां वापस लौटने लगती हैं। ये देख प्रताप और मेनका दोनों की जलन अब पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही महीने में सब कुछ ठीक कैसे होने लगा है? हमें उस उदय का इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है? लेकिन उसके बाद भी ये लोग टस से मस नहीं हुए हैं। प्रमोद कॉलेज और साइकिल ढाबा दोनों संभाल रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। प्रमोद कुछ ही महीनों में ढेरों पैसे कमाकर अपने पापा का एक बड़े डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाता है और प्रोस्थेटिक लेग बैठाकर उदय फिर से चलने लगता है, जिसके बाद वो लोग फिर से जुटाए हुए पैसों से अपना नया ढाबा खोलते हैं और ये देख प्रताप का गुस्सा और बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उदय का पैर ठीक होकर वो फिर से खुश नहीं रह सकता। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा, ऐसा नुकसान करूंगा उन लोगों का कि वो लोग उसकी भरपाई कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे जी? प्रताप अब उदय के ढाबे को जलाने की योजना बनाने लगता है। ये रहा कैरोसिन। आज रात को जब सारा गांव चैन की नींद सोएगा, तब हम अंधेरे में मौके पे चौका मारेंगे और वहां जाकर उदय का ढाबा जला देंगे। हाँ जी, ये सही रहेगा। ये तो बहुत ही कमाल का सुझाव है जी आपका। लेकिन वो केरोसिन का ढाबा प्रताप के घर पर ही लीक हो जाता है और गलती से चूल्हा जलाते वक्त माचिस की तीली फर्श पर फैले केरोसिन पर जाती है और प्रताप और मेनका का घर ही जलने लगता है। अरे नहीं, अरे बचाओ, बचाओ! नहीं, ये तो हमारे घर में ही आग लग गई मेनका, ये क्या हो गया? मेनका और प्रताप आग में फंस जाते हैं, लेकिन तभी उनके घर से गुजर रहा साइकिल पर सवार प्रमोद ये सब देख लेता है और वक्त रहते वो उन दोनों को आग में से बाहर निकालकर उनकी जान बचा लेता है। ताऊ जी आप दोनों ठीक हो ना? हाँ प्रमोद बेटा। प्रमोद उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वो दोनों को उदय ही अब सहारा देता है। ये देख कर प्रताप और मेनका को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो उदय, तुम्हारा बड़ा भाई होकर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पहले तुम्हारा एक्सीडेंट किया और आज मैंने तुम्हारे ढाबे को जलाने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरा घर ही जलकर राख हो गया। आज हम दोनों को समझ आ गया है देवर जी कि चाहे आप मन में कितनी भी खटास रख लो, कितनी भी नफरत रख लो, अंत में सके खून के रिश्ते ही काम आएंगे। और आज हमें सच में अपनी काली करतूतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें तहे दिल से माफ कर दीजिए आप सब। पूरा परिवार प्रताप और मेनका को माफ कर देता है और उस दिन के बाद सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और उदय का ढाबा और ज्यादा तरक्की करता है। राजेश और उसकी पत्नी विमला एक कपड़ा मिल में काम करके अपना और अपने दोनों बेटा बेटी मीनू और टीटू का पेट पालते हैं। वो दोनों अपने बच्चों से भरपूर प्यार करते हैं। मीनू टीटू से 2 साल बड़ी होती है और वो 14 साल की होने के बावजूद भी सारा खाना बनाना जानती है। अरे वाह मीनू बिटिया, ये सब्जी रोटी और पनीर के पकौड़े तो एकदम लाजवाब बने हैं। भाई मानना पड़ेगा विमला, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है। हाँ राजेश जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मीनू पर। मीनू अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे भाई टीटू का ख्याल रखती है। हमारी गैर मौजूदगी में खाने से लेकर घर के बाकी सारे काम भी करती है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं मीनू बिटिया, जो तुम हमारी बेटी हो। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ,
जो आप दोनों मेरे माता पिता हो। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ पापा, आप दोनों दिन भर काम करके घर आते हो, तब घर में रौनक आती है। आप दोनों हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे टीटू बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हम भला अपनी जिगर के टुकड़ों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चों। लेकिन टीटू को जिस बात का डर था वही होता है। एक हफ्ते बाद जब राजेश और विमला मिल में काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मिल में आग लग जाती है और उस आग में सभी जलकर मर जाते हैं। अपने माता पिता के खोने के बाद अब मीनू और टीटू दोनों इस दुनिया में अकेले हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे मीनू दीदी? हमारा तो माँ और पापा के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। टीटू रो मत, बस टीटू, माँ पापा, ये क्या हो गया? आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये अच्छा नहीं किया आपने भगवान जी हमारे साथ। आपने हमसे हमारे माँ पापा नहीं, हमारी दुनिया छीनी है। टीटू और मीनू के पास पैसे नहीं थे, जिस कारण उन्हें घर से और स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो सड़क पर दर दर भटकने लगते हैं। वो कई लोगों से पैसे और खाने की मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद कपकपाती हुई ठंड में वो दोनों सड़क के एक किनारे सो जाते हैं। मीनू टीटू के बदन पर घास डाल देती है ताकि उसे ठंड न लगे और खुद भी वहीं उसके बगल में सो जाती है। माँ पापा, अब तो आप तारे बन चुके हो, हमारी रक्षा करो। आप दोनों के जिगर के टुकड़े मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो माँ पापा। मीनू और टीटू अगले दिन खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर रसीले फल होते हैं। दीदी, ये देखो, इस पेड़ पर ताजे रसीले फल हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। लेकिन टीटू, ये पेड़ कितना ऊंचा है, इस पर तुम कैसे चढ़ पाओगे? नहीं नहीं, तुम मत चढ़ो इस पर, तुम गिर गए तो तुम्हें चोट आ जाएगी। लेकिन दीदी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी बात माना करो टीटू। टीटू और मीनू कुछ दूर आगे चलने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक ढाबा दिखाई देता है जिसकी मालकिन शकुंतला होती है। शकुंतला उन दोनों से कहती है, क्या है, मेरे ढाबे पर क्यों आए हो? तुम दोनों का हुलिया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों भीख मांगने आए हो। नहीं काकी, कुछ दिनों पहले ही हमारे माता पिता की मृत्यु हुई है, हम दोनों का इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। हाँ काकी, इसीलिए हमें काम की ज़रूरत है। मैं आपके ढाबे पर सफाई और ग्राहकों का खाना परोसने का काम कर सकता हूँ। और रही बात मेरी दीदी की, तो मेरी दीदी के हाथ का खाना खाकर तो सब उनके खाने के फैन बन जाते हैं। हाय हाय, फैन बन जाते हैं मतलब ग्राहक पंखे बन जाएंगे? नहीं नहीं काकी, फैन मतलब सब इनके खाने के चाहने वाले बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल मुझे कुछ बना कर दिखा, फिर मैं मानूं। शकुंतला मीनू को एक मौका देती है और मीनू उसे आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर दिखाती है और साथ ही सेवई भी बनाती है, जिसे चखने के बाद शकुंतला काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है तुमने लड़की। तुम्हारे भाई ने सही कहा, इस खाने को खाकर सभी तुम्हारे खाने के पंखे मेरा मतलब फैन हो जाएंगे। धन्यवाद काकी। हाँ ठीक है, फिर तुम मेरे ढाबे में काम कर सकती हो। क्या? सच में? धन्यवाद काकी। मीनू और टीटू अब उस ढाबे में काम करने लगते हैं, लेकिन 2 महीनों तक काम करने पर शकुंतला उन्हें कुछ पैसे नहीं देती है। शकुंतला काकी, 2 महीने बीत गए, लेकिन आपने अब तक हम दोनों को हमारे पैसे नहीं दिए हैं। अगले महीने दे दूंगी, काम करो, जाओ। नहीं, बस बहुत हुआ आपका काकी। दीदी, हम अब इस ढाबे पर काम नहीं करेंगे। ये काकी अच्छी नहीं है, ये हमें उल्लू बना रही है, लेकिन हम उल्लू नहीं बनेंगे। अरे तुम क्या मेरे ढाबे से निकलोगे? अरे मैं ही तुम दोनों को निकालती हूँ, जाओ। मैं वैसे भी तुम दोनों को नहीं रखना चाहती। अब तो मैंने तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना। बहुत मुंह चलाते हो ना तुम। लेकिन काकी, आप ऐसा नहीं कर सकती हो हमारे साथ। मुझे जो करना है मैं करूंगी। जाओ, जाकर जिससे शिकायत करनी है करो। चलो फुटो यहाँ से अब,
आए बड़े गरीब फटीचर बच्चे। शकुंतला उन दोनों को ढाबे से बाहर निकाल देती है और वो दोनों बेचारे जंगल में दर दर भटकने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत ठंड लगती है। दीदी बहुत ठंड लग रही है, कहाँ रुके? यहाँ इस जंगल में तो कोई जगह भी नहीं दिख रही है रुकने की। पता नहीं टीटू, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तभी उन्हें वहां पर एक बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर में जाते हैं और वहां अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। अब वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। तभी टीटू के दिमाग में एक सुझाव आता है। दीदी, क्यों ना हम इस बांस के घर को ढाबा बना दे? लेकिन टीटू, एक ढाबा चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो हम कहाँ से लाएंगे? दीदी, जंगल में एक जगह है जहाँ ढेर सारा कबाड़ पड़ा है। हम उस कबाड़ को बेचेंगे और उससे मिले पैसों से ढाबे में खाना बनाने का सामान खरीदेंगे। अरे वाह टीटू, क्या सुझाव दिया है तुमने। टीटू और मीनू अब उस जंगल में पड़े कबाड़ को बेचकर उन पैसों से खाना बनाने की सारी सामग्री लाते हैं और उस बांस के घर को एक ढाबे में बदल देते हैं, जिसके बाद वहां पर खाना बनाने लगते हैं। पहले कुछ दिनों तक उनके ढाबे पर केवल इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, पर धीरे धीरे उनका ये छोटा सा बांस का ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। अरे वाह टीटू और मीनू, तुम्हारे इस बांस के ढाबे में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अरे और तो और यहाँ का खाना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मीनू, तुम एक बहुत अच्छी शेफ हो। मीनू और टीटू की तरक्की से शकुंतला जलने लगती है, क्योंकि मीनू के जाने के बाद अब उसके ढाबे पर जितने ग्राहक आते थे वो भी नहीं आते हैं। मीनू और टीटू के बांस के ढाबे को तो मैं बर्बाद करूंगी, वो भी अपने हाथों से। उन दोनों ने मुझे टक्कर देने की कोशिश की है, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। वो दोनों जानते नहीं कि शकुंतला क्या चीज है। शकुंतला रात में उस बांस के ढाबे को तोड़ने जाती है, लेकिन तभी अचानक से हवा में 2 बांस की लकड़ियां प्रकट हो जाती हैं और वो दोनों लकड़ियां अपने आप शकुंतला को बुरी तरह मारने लगती हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बचाओ मुझे, बचाओ। तभी शकुंतला को वहां पर राजेश और विमला की आत्मा दिखाई देती है और वो दोनों उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाओगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मरने के बाद भी हम दोनों अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। अगर आइंदा से इन दोनों को चोट पहुंचाने की जरूरत भी की तो हम दोनों से बुरा और कोई नहीं होगा शकुंतला। नहीं, माफ कर दो मुझे। शकुंतला डर के मारे कांपने लगती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है और मीनू और टीटू दोनों उस बांस के ढाबे से पैसे कमाकर जीवन में खूब तरक्की करते हैं। मिथिलपुर कहकर एक गांव में हेमंत अपनी बीवी करुणा और बूढ़ी माँ नीलांबरी संग रहता है। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। हेमंत का गांव में एक ढाबा होता है जहां वो अंडा बिरयानी, अंडा चावल, ऑमलेट, अंडा भुर्जी और कई सारे अंडे से बने वाले पकवान बनाकर बेचा करता है। उसके घर के आंगन में हेमंत ने कई सारी मुर्गियां पाल रखी होती हैं, जिनकी वो काफी अच्छे से देखरेख करता है। माँ जी, ये हेमंत जी कहाँ चले गए? उन्हें मैंने अभी अभी नाश्ता परोसा है। करुणा बहू, हेमंत बाहर आंगन में अपनी मुर्गियों को उनका खाना दे रहा है। वो हर रोज खुद अन्न का निवाला खाने से पहले उन्हें खिलाता है। करुणा, मुर्गियों से ही तो हमें अंडे मिलते हैं और उनके अंडों से बने हुए पदार्थों से हमारा ढाबा चलता है, तो हमें उनकी देखरेख तो करनी चाहिए, है ना? उनकी देखरेख बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा हेमंत बेटा। सच में हेमंत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। हेमंत के ढाबे पर सबसे ज्यादा अंडा चावल बिकता है। लोगों को उसके ढाबे का अंडा चावल पसंद आता है। ओए होए होए, क्या अंडा चावल है! हा, मजा ही आ गया मुझे तो इसे खाकर। सच में ऐसा अंडा चावल मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। बहुत जायकेदार बना है ये। हेमंत का ढाबा इस अंडा चावल के लिए ही तो जाना जाता है। यहाँ के अंडे से बने पदार्थों को खाकर तो ऐसा लगता है कि और खाएं, मन ही नहीं भर पाता। इतने स्वादिष्ट और मजेदार पदार्थ हैं, और ये अंडा चावल, ओहो, ये तो इस ढाबे की जान है, जान। क्यों, सही कहा ना मैंने हेमंत भाई? जी, एकदम सही कहा आपने भाई। मेरे ढाबे का अंडा चावल खाने लोग दूर दूर से आते हैं और सभी ग्राहकों का यही प्यार देखकर मुझे अपने काम को करना और अच्छा लगता है।
अरे तुम्हारे ढाबे की बात ही गजब है, इसीलिए तुम्हारा ढाबा इतना मशहूर है। यूं ही तरक्की करते रहो मेरे भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेमंत के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पड़ोस के गांव का एक चोर मिथिलपुर में आता है। तभी वो हेमंत के आंगन में ढेर सारी मुर्गियों को देखता है। अरे वाह, इतनी सारी मुर्गियां! इन्हें चुराकर मैं अपने गांव में जाकर दुगने दाम में बेचूंगा। चोर उन सभी मुर्गियों को रात के अंधेरे में मौका मिलते ही चोरी कर लेता है और ट्रक में भरकर चला जाता है। अगली सुबह जब हेमंत सारी मुर्गियों को गायब देखता है, तभी वो बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, मेरी सारी मुर्गियां कहाँ चली गईं? कहीं कोई उन्हें चोरी कर कर तो नहीं ले गया होगा? हे भगवान, अब क्या होगा जी? हमारे ढाबे पर तो सभी अंडों के बने पदार्थ ही खाने आते हैं। अब मुर्गियों के बिना अंडे कहाँ से आएंगे? ये क्या हो गया? नहीं, मैं अपनी मुर्गियों को ढूंढ कर ही रहूंगा। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हेमंत और करुणा दोनों मुर्गियों को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मुर्गियां कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद हेमंत काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे अपना ढाबा चलाने के लिए ना चाहते हुए भी अंडों को अंडे वाले से खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक अंडा 5 रुपए का हो चुका है। अंडों को खरीद कर मुझे काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? ढाबा बंद करने की जगह थोड़ा बहुत नुकसान झेल लूं, वही सही रहेगा। जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब हेमंत ढाबे से लौटकर घर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, जो रास्ता पार करने वाले होते हैं और सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है। साधु बाबा का एक्सीडेंट हो उससे पहले हेमंत वहां पहुंचकर साधु बाबा को साइड में कर लेता है और उनकी जान बचा लेता है। धन्यवाद बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो अब तक मेरे प्राण जा चुके होते। अरे कोई बात नहीं साधु बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे माथे की शिकन ये दर्शा रही है कि तुम ठीक नहीं हो। कहो बेटा, क्या पीड़ा है? क्या पता मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर पाऊं? वो बाबा, दरअसल। हेमंत साधु बाबा को सारी बात बताता है, जिसके बाद वो उसे एक नक्शा देते हैं। बाबा, ये नक्शा किस जगह का है? ये नक्शा एक गुफा का है। ऐसी गुफा जिसमें जाकर तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग सकते हो और वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है। वो जादुई गुफा है जो ईमानदार और नेक दिल इंसानों के अवश्य मदद करती है। ठीक है बाबा, मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव बेटा। हेमंत वो नक्शा लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। शाम होते होते ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हेमंत कांपने लगता है। वो गुफा में जाकर मुर्गियां मांगता है, लेकिन तभी वहां पर एक ही मुर्गी प्रकट होती है। ये क्या? एक मुर्गी से क्या होगा? मैंने तो कई सारी मुर्गियां मांगी हैं जादुई गुफा। हाँ हेमंत, ये एक मुर्गी कई मुर्गियों के समान ही है। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि एक जादुई मुर्गी है और ये एक दिन में अनगिनत अंडे देती है। तुम्हें इससे जितने अंडे चाहिए ये उतने अंडे दे देगी। क्या? अरे वाह, ये तो गजब ही हो जाएगा फिर तो। धन्यवाद जादुई गुफा, धन्यवाद। अब हेमंत उस जादुई मुर्गी को अपने घर ले जाता है और उसमें से वाकई में अनगिनत अंडे निकलते हैं, जिन्हें देख हेमंत, करुणा और नीलांबरी तीनों के तीनों चकित रह जाते हैं। वाह वाह, ये तो बड़ी कमाल की जादुई मुर्गी है। ये जादुई मुर्गी भी आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण ही मिली है हेमंत जी। हाँ हेमंत बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। उस जादुई गुफा में केवल अच्छे लोगों की ही इच्छा पूरी होती है। अब इस जादुई मुर्गी के आने से मेरे ढाबे में फिर से रौनक छा जाएगी और फिर से मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा और अब मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ हेमंत जी, मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ करुणा। हेमंत अब उस जादुई मुर्गी के जरिए फिर से रोजाना अपने ढाबे पर अंडा, चावल और अन्य पदार्थ बनाकर बेचने लगता है और फिर से उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है।
फिर एक दिन जब वो चोर उस गांव में फिर से आता है, तभी वो हेमंत के घर के बाहर से झांककर उसके घर में उस जादुई मुर्गी को देखता है और जादुई मुर्गी को लगातार ढेर सारे अंडे देते देख उस चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तेरी, इसका मतलब ये एक जादुई मुर्गी है। इस मुर्गी को अगर मैंने चुरा लिया तो फिर तो मैं अंडों को बेच बेच कर करोड़पति बन जाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इस जादुई मुर्गी को चुरा कर ही रहूंगा। वो चोर घर खाली होते ही वहां जाता है और जादुई मुर्गी को चुराने के लिए उसके पास आता है। तभी अचानक से उस पर से पिंजरा गिरता है और चोर उस पिंजरे में कैद हो जाता है। तभी वो जादुई मुर्गी गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा मूर्ख चोर, तू चुपचाप मुझे चोरी करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं कोई मामूली मुर्गी नहीं, एक जादुई मुर्गी हूँ, समझा तू? मुझे माफ कर दो जादुई मुर्गी, मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई। मैं आइंदा से चोरी नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम हेमंत और उसके परिवार के सामने अपना गुनाह कबूल करोगे कि तुमने ही उसकी सारी मुर्गियां चुराई थी। ठीक है जादुई मुर्गी, मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। लेकिन चोर जब अपने गुनाह को कबूल करता है तब हेमंत उसे खूब मारता है और फिर पुलिस के हवाले कर देता है। जादुई मुर्गी के पिंजरे से आजाद होकर वो चोर अब जेल में कैद हो जाता है, जिसके बाद हेमंत उस जादुई मुर्गी के अंडे के जरिए अपना ढाबा चलाता है और बहुत नाम कमाता है। वीरनगर कहकर एक गांव में मुकुंद नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी स्वर्णा और छोटी बेटी पीहू और बेटे लक्ष्य के साथ रहता था। मुकुंद की एक छोटी सी बेकरी होती है जहां पर वो अपने हाथों से केक बेक करके बेचता था। केक्स के साथ साथ ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, क्रीम रोल, पेस्ट्री, पफ, मफिन, कपकेक और कई सारी बेकरी के खाद्य पदार्थ वो बनाकर बेचता। उसकी बेकरी गांव में बहुत मशहूर होती है। अरे मुकुंद भाई, मुझे 2 किलो नान खटाई के बिस्किट दे दो। मुझे पनीर पफ दे दो ना मुकुंद अंकल, वो भी 4, वो भी पार्सल, वो भी अभी के अभी, वो भी गर्मा गर्म। ओ हेलो मिस्टर, वो भी हटो ना, दूसरों को भी ऑर्डर देना है। मुकुंद अंकल, मुझे 5 क्रीम रोल्स पार्सल दे दीजिए प्लीज। अरे ठीक है, अभी देता हूँ मैं आपके ऑर्डर्स, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। मुकुंद के यहाँ के सारे फूड आइटम्स सभी को बेहद पसंद होते हैं, इसीलिए सभी उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसी गांव में मुकुंद का एक सौतेला भाई वनराज भी रहता था। वनराज का बहुत बड़ा कारोबार होता है। वो एक बड़े बंगले में अपनी बीवी मल्लिका और छोटे बेटे पीयूष के साथ रहता था, लेकिन उसे मुकुंद की सफलता से बहुत जलन महसूस होती थी। उस मुकुंद को मैं यूं तरक्की करते हुए नहीं देख सकता, उससे तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, उसकी ऐसी की तैसी। लेकिन वनराज, तुम अपने सौतेले भाई के लिए अपना खून क्यों जला रहे हो? हम तो महल में रह रहे हैं ना, वो भी पूरे ऐशो आराम से, और वो उधर अपनी छोटी सी बेकरी चलाकर गुजारा कर रहा है। छोड़ दो ना उसे। वनराज किसी को नहीं छोड़ता, मैं उसे खुश नहीं देख सकता। मेरे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता। वनराज के सर पे मुकुंद को बर्बाद करने का भूत सवार हो जाता है। जिस रात गांव में मेला लगा होता है, उस रात वनराज अपने आदमियों को भेजकर रात के अंधेरे में पहले तो मुकुंद की बेकरी को आग लगवाता है और फिर उसके घर को भी। जब मुकुंद मेले से लौटकर अपने घर और बेकरी को जलते हुए देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया मेरे घर और बेकरी को? मेरी खुशियां, मेरे सपने सब जलकर राख हो गए। स्वर्णा, देखो ना क्या हो गया ये। जी, आप अपने आप को संभालिए, हिम्मत रखिए। पापा। चारों की जिंदगी में मानो दुखों का सैलाब आ जाता है और वो अब हर तरफ से बेघर हो चुके थे। दिसंबर की ठंड में चारों भी गांव की सर्द सड़कों पर यहाँ से वहाँ दर दर भटकते रहते हैं। माँ, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरी तो मानो कुल्फी जम गई। बस थोड़ी देर और बच्चों, अभी इस जंगल के रास्ते से कुछ सूखी लकड़ियों को बीनकर
हम किसी जगह अलाव जलाकर रुक जाएंगे। स्वर्ण और मुकुंद दोनों जंगल के इलाके से लकड़ियां बीनते हैं और फिर फुटपाथ पर बैठकर अलाव जलाने के लिए मुकुंद दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हुए टकराने की कोशिश करता है, लेकिन 15 मिनट तक उसमें से आग की चिंगारी तक नहीं निकलती। क्या हुआ जी, आग नहीं लग रही है क्या? नहीं स्वर्णा, चिंगारी ही नहीं निकल रही है पत्थरों से। कपकपाती हुई भयंकर ठंड में मुकुंद जाकर अपने बच्चों के लिए घास लाता है और उन पर घास डालकर उन्हें सुलाता है। बर्फीली हवाएं तेज होने लगती हैं। ठंड ने मानो अपना भीषण रूप ले लिया होता है। स्वर्णा, कल रात को हम कितनी खुशी से घर में मालपुए खा रहे थे और आज देखो क्या से क्या हो गया। आज की रात गुजर जाए बस, लेकिन कल का क्या? कल का सूरज जब निकलेगा तब हम क्या करेंगे? कहाँ घूमेंगे अपने नन्हे बच्चों को लेकर? मुकुंद और स्वर्णा दोनों बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। पीहू और लक्ष्य के ऊपर की घास हवा की वजह से उड़ जाती है और उन दोनों को भरपूर ठंड के कारण नींद नहीं आती और उन्हें बुखार आ जाता है। हे भगवान, दोनों बच्चों को, अरे संभालो भगवान, इन दोनों का बदन बहुत तेज बुखार से तप रहा है। अब हम क्या करें मुकुंद जी? माँ, पापा। पीहू और लक्ष्य दोनों ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी मुकुंद को सामने एक खाली सब्जी का ठेला दिखता है, जहाँ पर एक रेहड़ी होती है और उस रेहड़ी पर कुछ कपड़े की गोनियां होती हैं। मुकुंद, पीहू और लक्ष्य उनको उस रेहड़ी पर सुलाता है और उन पर वो कपड़े की गोनी डालता है और फिर उस रेहड़ी को धक्का मारते हुए वो गांव के बाहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है और अपने बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाता है। इंजेक्शन लेने पर बच्चों की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। अगले दिन चारों एक मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखता है। पापा, मम्मी। बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं गांव के बाहर इस शहर के रास्ते पर आ गया। कल शाम से यहाँ हूँ, इस मंदिर में खेलते खेलते आ गया था मैं इस जगह पे। रात भर मैं अपने पापा मम्मी से अलग हूँ। अंकल आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो ना प्लीज। तुम घबराओ मत बेटा, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। हाँ बेटा, अब बस तुम हमें अपने घर का पता बता दो, हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे। वो छोटा बच्चा मुकुंद और स्वरा को अपने घर का पता बताता है और वो उसके साथ उसे घर छोड़ने जाते हैं और देखते हैं कि वो एक आलीशान से बंगले में रहता है। लेकिन वहां पर मुकुंद और स्वरा वनराज और मल्लिका को देखकर हैरान रह जाते हैं और वनराज भी मुकुंद को देखकर भौचक्का रह जाता है। पापा, इन अंकल आंटी ने ही मुझे वहां से बचाकर यहाँ लाया है। हाँ। वनराज, तुम? मुकुंद, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पापा? वनराज को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मुकुंद के सामने जाकर भावुक आंखों से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता है और सारा सच बताता है। क्या इसका मतलब मेरे घर को और बेकरी को तुमने ही जलाया वनराज? मुझे माफ कर दो मुकुंद, तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे पास वापस ला दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? नफरत और जलन की आग में तुम्हारे घर और बेकरी के साथ साथ खुद को भी जला दिया। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। भले ही हमारा रिश्ता सगा नहीं सौतेला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। मुझे माफ कर दो मुकुंद। मुकुंद की भी आंखें भर आती हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं मुकुंद, मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। आज मैं इस नफरत की दीवार को हटा रहा हूं। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। आज ये साबित हो गया कि रिश्ते चाहे सौतेले हो, सगे हो या खून के ना हो, पर असली रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, और दिल से ही निभाए जाते हैं। इसका मतलब पीयूष हमारा भाई हुआ। ये सुवर्णा, जब दोनों भाइयों में सुलह हो गई तो हम क्यों पीछे रहे? आओ गले लग जाओ।
इस तरह सभी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और दोनों भाई मिलकर साथ में बड़ी बेकरी खोलते हैं और दोनों साथ में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत तरक्की हासिल करते हैं।